वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 के पार्ट एलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ओके, इससे पहले जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और इसका मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तक का बनाया है वीडियो, उसका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी फर्स्ट सेमेस्टर में है क्लास 11 में, और इसमें से दो पार्ट देखना है। ये सिलेबस था और पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस पर ही वीडियो बनाया है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर क्लास 11 का। तो जो एलजेब्रा का ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें जो हमारा सिलेबस में वो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता करना है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ओके, यहाँ थोड़ा से ये प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था इसलिए ये सही से आया नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम चैप्टर पे आएंगे दो पार्ट देखेंगे। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, पेज नंबर 283 है एस.एन. दे का जो बुक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज है, एक है 5A और एक है दूसरा 5B। ओके, तो 5A वाला देखते हैं पहले। ये हुआ एक्सरसाइज 5A। तो जो एक्सरसाइज 5A इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स है, जो क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। तो उन बेसिक को रिलेटेड ही और कुछ एक्स्ट्रा भी है, उसको रिलेटेड ही यहाँ पे MCQ क्वेश्चन वगैरह है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ नीचे स्टार देकर, एक्सरसाइज 5A इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ये जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, चाहे वो पुराना सिलेबस था चाहे अभी नया सिलेबस हो, लेकिन ये वाला पार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं बोला जा सकता है कि इसमें से MCQ होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। जो इसका सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 5B, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहेगा, उस पार्ट को मैं पहले बनाऊँगा। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 5B है, पेज नंबर 313 में है। इसका MCQ सिर्फ 5 ही है, तो पहले 5 MCQ हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टर करके भी सॉल्व करते हैं और श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं, कोई भी एक तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चूँकि MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, इसलिए सॉल्यूशन भी अगर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसका सॉल्यूशन निकालो, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हो सकता है बहुत ही छोटा हो, ताकि उसका जो आंसर हो MCQ में वो बहुत ही इजीली जल्दी से निकाल सके। कोई बड़ा क्वेश्चन दे देने से तो फिर वो MCQ टाइप का नहीं होगा, इसलिए ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स का शायद क्वेश्चन ना हो, बल्कि 1 मार्क्स का छोटा छोटा इजी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। तो एक्सरसाइज 5B को बनाने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक जो हम लोग क्लास 10 से जानते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है हमें पता है x² + bx + c = 0, जहाँ पे a जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक। वेयर ABC आर रियल नंबर्स, हमने क्लास 10 में ये जाना था कि जो A, B और C होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, ठीक। लेकिन अब क्लास 11 आप हायर क्लास में आ गए हैं, अब आपको ये जानना होगा कि ABC रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये जो है थोड़ा सा और एडवांस हो गया, रियल नंबर भी हो सकता है ABC और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, यानी ABC की जगह में आयोटा के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक। और A नॉट इक्वल टू 0 मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, B² - 4AC होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कहाँ पे होता है, डिस्क्रिमिनेंट से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, यानी जो x का वैल्यू होता है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, उसका नेचर हम लोग पता करते हैं कि रूट जो है किस तरह का होगा, रियल होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, ये हम पता करते हैं। ये भी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें हमें क्लास 11 में जाननी पड़ेगी। जैसे पहले जो 3 कंडीशन था जो क्लास 10 में था, मैं पहले उसको बता दूं कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है B² - 4AC, अगर ये 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, दोनों रूट। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है, 2 रूट होता है।
तो दोनों रूट जो होता है वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी रियल होगा, रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा, दोनों रूट अलग अलग होगा। ठीक, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी इक्वल टू 0 होता है, तो फिर दोनों रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होता है, दोनों रूट का वैल्यू सेम होगा। ठीक, इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो फिर जो दोनों रूट होता है वो अनइक्वल होता है और वो इमेजिनरी रूट होता है। इमेजिनरी रूट का मतलब क्लास 10 में सबको समझ में नहीं आया था कि इमेजिनरी किसको बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसलिए लिखा, मैं बताऊँगा कि दो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो दोनों रूट जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। और कॉम्प्लेक्स रूट जब भी होगा तो वो दोनों रूट कॉन्जुगेट रूट होगा। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक सड पढ़े थे क्लास 10 में, सड में हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, सड वाला पार्ट का माइनस साइन को चेंज करके आता है। ठीक, साइन को चेंज करके आता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स रूट में भी एक रूट अगर हमें पता रहेगा तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट रूट होता है। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो क्लास 11 में आपको समझ में आया होगा। तो ये तीन कंडीशन तो हम जानते ही थे, कब रियल रूट होता है, कब रियल इमेजिनरी रूट होगा, कब इक्वल होगा, कब अनइक्वल होगा। इसके अलावा एक दो बातें और हमें जाननी है, जैसे ये एक्स्ट्रा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो हमें पता है रूट क्या होगा, रियल होगा। अच्छा, रियल नंबर में हमें पता है, रियल नंबर होने का मतलब है क्लास 9 में अगर हम देखें तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, दोनों होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, यानी जितने जो इंटीजर होते हैं वो सभी आ जाते हैं रेशनल में। इसके अलावा जो फ्रैक्शन होता है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जितना सड होता है, √2 √3 इस तरह का जो भी नंबर है वो सभी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अब ये कंडीशन है कि रूट्स तो इक्वल है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन रेशनल और इरेशनल का भी केस हो सकता है, ये आपको क्लास 11 में जानना होगा। तो रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, ये आप समझिए। तो अगर डी पॉजिटिव है यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक होल स्क्वायर अगर आ जाता है, तो फिर जो रूट होगा वो रियल और अनइक्वल तो होगा ही, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, साथ साथ वो क्या होगा, रेशनल होगा। वो क्या होगा, रेशनल होगा जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, ये याद रखना है। यानी रेशनल का कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक होल स्क्वायर नहीं है, तो फिर जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, रियल होगा और अनइक्वल तो होगा, रियल और अनइक्वल, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है डी, तो फिर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों याद रखना है। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन हो सकता है इरेशनल नंबर का, कि मान लीजिए डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन जो ए और बी है, ए और बी में से कोई अगर इरेशनल नंबर हो तो भी रूट जो है वो इरेशनल होगा। यानी ए और बी मतलब ये वाला, मान लीजिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, लेकिन ए और बी में से कोई अगर इरेशनल नंबर हो, यानी ए और बी के जगह में कोई रूट का वैल्यू है, √2 √3 हो, तो फिर हम समझ लेंगे इसका जो रूट होगा वो इरेशनल होगा। यानी हम पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसका रूट इरेशनल हो सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी को हम देख लेंगे, ए और बी में से अगर कोई भी एक इरेशनल नंबर होगा तो देखकर ही हम बता देंगे कि इसका जो रूट होगा वो इरेशनल होगा। ठीक, और अगर ये दोनों इरेशनल नहीं है, कोई रूट का वैल्यू नहीं है, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक, तो ये जो मैंने अभी बातें बताई, इसका मैं एक एग्जांपल जो एक्सरसाइज 5A से पहले है वहाँ से मैं सबको एक एक कंडीशन को बता दूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज 5B सॉल्व करता हूँ। ठीक, लास्ट में मैंने एक और चीज़ लिख दिया है कि हमें जैसे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो रूट का वैल्यू दिया हुआ होता है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये भी क्लास 10 में आप जानते हैं कि अगर दो रूट अल्फ़ा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² - α + βx +
अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यहाँ पे दोनों को प्लस करते हैं और यहाँ पे दोनों को इनटू करते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल नंबर 17, ये एक्सरसाइज 5A से पहले का है। मैं इसको सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो रूट वाला मैटर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा काम है एक्सरसाइज 5B का, लेकिन पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ सब का हमें नेचर ऑफ रूट पता करना है, यानी नेचर ऑफ रूट किस तरह का होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, ये सभी पता करना। तो पहला इक्वेशन है 3x² - 7x + 3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3 है। ठीक, तो देखें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया है, b² - 4ac = यहाँ पे 49 - 36 = 39, 13 आया है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये 13 यानी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये जो 13 आया है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई होल स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का ये होल स्क्वायर तो नहीं है 13। तो फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, यानी दोनों रूट क्या है, रियल और अनइक्वल है, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, यानी जो दोनों रूट है वो क्या है, इरेशनल होगा। ठीक, देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल तो होता ही है क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, साथ साथ हमें एक और चीज़ चेक करना है कि इरेशनल है या नहीं। तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए क्या होगा, रूट इरेशनल भी होगा। ठीक, सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है। इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला है, b² - 4ac कितना आया, वैल्यू 0 आया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो हमें पता है दोनों रूट क्या हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल होगा, और रियल और इक्वल होगा तो साथ साथ क्या होगा कि रूट जो है वो रेशनल भी होगा। अच्छा ठीक, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू होगा तो रूट जो है रेशनल भी होगा और रियल और इक्वल भी होगा। ये बात मैंने उसमें नहीं लिखा था नोट में कि d > 0 के लिए लिखा था मैंने कि रेशनल होगा, लेकिन d = 0 होने से भी दोनों रूट जब वैल्यू इक्वल होगा दोनों रूट सेम आएगा, और दोनों रियल भी होगा और इक्वल होगा और रेशनल भी होगा। ठीक, तो ये बात भी ऐड कर दूंगा मैं। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये वाला है। इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 169। 169 कितना का होल स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर क्या होगा, दोनों रूट रेशनल होगा, रियल और अनइक्वल होगा और साथ में रेशनल भी होगा। तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देख ही लीजिए, आपके यहाँ पे देखिए √7 लिखा हुआ है। b का वैल्यू जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि इसका जो दोनों रूट होगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि a और b में से कोई एक क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं इसका दोनों रूट क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा और इरेशनल होगा। ठीक, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी दिखाया है कि देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 36 आया है, यानी 6 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन फिर भी इसका दोनों रूट क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि a और b में से b जो है वो इरेशनल नंबर है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। लास्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x² - 3x + 5 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है, -31। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव नंबर यानी 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा होगा तो दोनों रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, साथ साथ हम कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे एक थ्योरम है। थ्योरम में ये कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो रूट में से कोई एक रूट अगर ये होता है, इमेजिनरी होता है, तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी ही होगा और दोनों कॉन्जुगेट में होगा। ठीक है, दोनों कॉन्जुगेट होता है एक दूसरे का। ये थ्योरम है पेज नंबर 286 में। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स ओकर इन कॉन्जुगेट पेयर।
यानी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ए बी सी रियल है, रियल नंबर है, तो उसका इमेजिनरी रूट अगर होता है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होता है। यानी अगर एक रूट होगा तो दूसरा वाला भी उसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे यहाँ पे इसका प्रूव करके दिखाया है, अगर एक रूट होता है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यानी आयोटा यहाँ पे अगर होता है तो दूसरा रूट होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस आई बी होगा, आई बीटा। ठीक, इस तरह से अगर एक रूट इस तरह होगा पी प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट होगा पी माइनस रूट क्यू होगा, इस तरह का। ठीक, इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं एक्सरसाइज 5B के MCQ में। यहाँ पर बोला है द लीस्ट वैल्यू ऑफ m विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस m इक्वल टू 0 इमेजिनरी इज। कहा जा रहा है m का वो कौन सा सबसे छोटा वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू होगा, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दोनों रूट क्या बन जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो दोनों रूट इमेजिनरी कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो हम उसको डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करके देखेंगे m का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन में 4, 5, 6, 7। देखिए ये इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, तो b के जगह में 5 है, माइनस 4ac, 4a के जगह में 1 है और c के जगह में m है। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू हो गया 25 माइनस 4m। ठीक, अब क्या बोला है, रूट दोनों इमेजिनरी कब होगा, इमेजिनरी होगा जब d लेस देन 0 होगा। तो d का वैल्यू आया 25 माइनस 4m, d के जगह में लिखेंगे लेस देन 0। यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, देखें 25 माइनस 4m इधर आएगा 4m, इसको घुमा के लिखे तो 4m ग्रेटर देन 25 होगा और m इक्वल टू क्या होगा, 4 नीचे आ जाएगा 25 के नीचे, यानी m ग्रेटर देन 25/4 होगा। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25, मतलब m जो है वो ग्रेटर देन 6.25 होगा। m का जो वैल्यू होगा वो 6.25 से बड़ा होगा। तो 6.25 से जो बड़ा होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा माने 6 से बड़ा है, 6.25 से भी बड़ा होगा m का वैल्यू। वो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, वो 7 है, क्योंकि ये 6.25 से बड़ा। अच्छा, 6.25 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, साथ ही क्यों 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, यानी 6.25 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन सबसे छोटा, तो 7 सबसे छोटा हो रहा है। उसके बाद आगे जाएंगे तो 8, 9, 10 भी है, लेकिन वो सभी इससे बड़ा तो है पर सबसे छोटा वाला वैल्यू जो आएगा इसके बाद ही जस्ट वो 7 होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा 7। जबकि पहला क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है नीचे में वो सी दिया हुआ वो गलत है। ठीक, ऑप्शन डी उसको ठीक कर लीजिएगा। दूसरा है द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैविंग 1 प्लस आयोटा एज वन ऑफ द रूट्स इज। बोला एक इक्वेशन जिसका डिग्री सबसे कम हो, जिसका एक रूट 1 प्लस आयोटा है, एक रूट 1 प्लस आयोटा है, तो वो कौन सा इक्वेशन होगा इन चारों में से। तो देखिए एक रूट का वैल्यू दिया हुआ है, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक, तो हम यहाँ से लिखेंगे इस तरह से, इजीली लिख सकते हैं। 1 रूट क्या दिया हुआ 1 प्लस आयोटा, तो अदर रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1। ये जो आयोटा वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये 2 रूट हो गया, तो ये समझ लीजिए अल्फ़ा है और ये समझ लीजिए बीटा है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो मैंने अभी बताया था। तो ये अल्फ़ा की जगह में प्लस ये बीटा की जगह में इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा x² माइनस, इसको अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2x और यहाँ माइनस साइन। ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ जाएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर 1। देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये +1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा है इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम हो तो दोनों रूट कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू का 0 से कम हो तो दोनों रूट का क्या होगा, दोनों इमेजिनरी रूट होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बोथ इमेजिनरी। ओके, 4 नंबर में है इफ़ 2 + 3 आयोटा
बी ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इक्वेशन विल बी, एक रूट बोला है 2 + 3i, तो दूसरा रूट हम लिखेंगे और फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दूसरा रूट क्या होगा, एक रूट अगर 2 + 3i होता है तो दूसरा रूट होगा 2 - 3i। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे इससे -3i + 3i कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4x हो जाएगा, ये a² - b² हो जाएगा, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 1 9, ठीक, 9 + 4 13, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद वाला बोला है लास्ट जो MCQ है, अगर ये एक रूट है इक्वेशन इसका, इस इक्वेशन का, तो दूसरा रूट क्या होगा। देखिए ये रूट है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट को चेंज करेंगे, यानी जिसमें आयोटा है तो ये वाला पार्ट का साइन बदल देना है, तो -iy है तो +iy -x उसी तरह रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया MCQ। इसके अलावा जो है यहाँ से सॉल्व करने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, उनको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बनाकर, 2 स्क्वायर का डिफरेंस बना करके हमें सॉल्व करना है, ठीक। और इसके आगे भी 1-2 क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट मैं इनको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर 2 स्क्वायर बना के सॉल्व करने बोला, देखिए किस तरह से होगा। पहला क्वेश्चन है x² + 1 = 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप का, तो इसको फैक्टर करना है। तो देखिए a² - b² का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें आयोटा में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ माइनस आएगा। क्यों, 1 मतलब होता है -i², -i² मतलब 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि i² जब i² मतलब -1 होता है। अब दोनों तरफ अगर हम माइनस इंटू करेंगे तो माइनस, और इधर भी माइनस इंटू हो जाएगा तो -1 यानी +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -i² मतलब 1 हो जाता है। तो इस तरह कई जगह में हम लोग 1 की जगह में -i² यूज़ करते हैं, ठीक, ताकि फैक्टर हो सके। तो +1 है तो इसको हम लोग -i² लिख सकते हैं, क्योंकि i² -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब ऐसा क्यों कि ऐसा करने से a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो a + b × a - b हो जाएगा, ये b हो गया, ठीक। आइदर और करेंगे, आइदर x + i = 0, x का वैल्यू इधर आएगा -i, और ये और में ये होगा 0, x - i = 0, x = i इधर आ जाएगा i, तो x का क्या वैल्यू है, एक -i एक +i हो गया, तो एक साथ लिखेंगे तो +-i। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ से डायरेक्टली इसको इधर डायरेक्ट भेज देंगे, तो x² क्या आ जाएगा, =i², और फिर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर +- इसका रूट चढ़ेगा i² का, i² का रूट यानी स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा तो +-i ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का, 9x² + 16 = 0 है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस को माइनस बनाएंगे, ये 3x का होल स्क्वायर हुआ, 16 है तो 16 का 4 होगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस को माइनस में चेंज करेंगे तो i लगा देंगे, आयोटा का स्क्वायर, तो 4i का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि i का स्क्वायर जब होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 16 × 1 16 हो जाएगा, ठीक। फिर a² - b² बन गया, a + b × a - b, आइदर और करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। इस तरह से 2 वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा ऐसे में, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो साथ में हमने लिख लिया +-4i/3। इसके बाद वाला थोड़ा समझने वाला है, इसमें तो तीनों टर्म में मिडिल टर्म के जैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे यूज किया, बाद में आयोटा आ जाएगा, इस तरह से किया, a² प्लस, इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, a² + 2 यहाँ पे 2 है ही नहीं, हम अपने से लेंगे 2a मतलब x लेंगे, 2a, और b मतलब क्या लेंगे, ऐसा लेंगे कि ये दोनों कट के यहाँ इसके बराबर आ जाए, यहाँ जो नंबर है, तो 2 लेंगे तो यहाँ लेंगे 1/2, क्यों, क्योंकि 2 और 2 कटेगा, कैंसिल होगा तो x हो जाएगा, ठीक, सिर्फ। तो ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि इसको दोनों को सेम रखना है, तो 2ab, तो b हो गया b, तो यहाँ पे हम लेंगे +b², तो प्लस का फॉर्मूला +b², तो ये चीज़ तो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, यहाँ पे +1 है, ये एक्स्ट्रा लगाया तो इसको माइनस भी कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर +1 = 0,
यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस 1 है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये साइन बदल जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 इधर होगा, 4 इंटू 1 4, 1 माइनस 4 यानी -3 आ जाएगा, -3/4। ये एक होल स्क्वायर होगा। किस तरह से? 3 जो है √3 का स्क्वायर हो जाता है, अगर 3 है तो ये √3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है। तो 3 जो हो गया √3 का स्क्वायर, माइनस है तो आयोटा का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे फॉर्मूला में तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आएगा, a प्लस ये वाला पूरा b, और a माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये वाला a है, ये a है, a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी। ठीक, इधर ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा। यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, तो ये दोनों को राइट साइड में एक साथ ब्रैकेट करके हमने कर दिया। ठीक, x का वैल्यू इस पूरा को हमने राइट साइड में माइनस देके किया, बाद में फिर माइनस भी इंटू कर लेंगे और 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस √3i। यहाँ भी लेंगे एलसीएम, 2 आ जाएगा, माइनस इंटू कर देंगे -1 माइनस माइनस प्लस √3i। एक साथ लिखेंगे, ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है, बट यहाँ प्लस और माइनस है कॉन्जुगेट की तरह, तो एक साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस √3i/2, -1 प्लस माइनस √3i/2। इसको ही आंसर में क्या किया है, 2 को इस तरह 1/2 लिख दिया है, और बाकी वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ब्रैकेट में लिखा है, इस तरह भी कर सकते हैं। एक और हम बता देते हैं फैक्टराइजेशन वाला तरीका से, जो यहाँ पे है काउंसिल का क्वेश्चन था, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। देखिए ये मिडिल टर्म की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आयोटा का यूज हुआ है, इस तरह का सॉल्व करने आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसका सॉल्यूशन एक दिखा दिया मैंने बना के, कैसे बनाना, उसी तरह जैसे मिडिल टर्म बनाते हैं, 3 3 9 होगा, 9 से क्या लाना पड़ेगा, 8, लेकिन क्या करके लाना होगा, प्लस, लेकिन प्लस नहीं, 9 से 8 कैसे लाएंगे, 9 से 1 घटाएंगे, 9 1 कम 9, 9 से 1 घटेगा तो 8 होगा, तो वो कैसे करेंगे, 3 को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो साइन लाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमको घटा के लाना पड़ेगा 8 ना, 3 3 9, और ऐसा कोई नंबर हम नहीं ले सकते पेयर में कि जिसको इंटू करके 9 होगा और जोड़ करके 8 होगा, ऐसा मिलेगा नहीं। एक्चुअली में यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करेंगे और 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हो गया, अब देखिए 3 3 9, और 9 1 कम 9, और 9 से 1 घटेगा तो 8 होगा, तो इसको चेंज किया हमने, लास्ट में ही चेंज ज़्यादातर होता है। 3x² प्लस 9 से 9ix माइनस 1ix, ठीक, 9 में से 1 घटेगा 8 होगा, इसको लिखा, यहाँ पे 3x कॉमन लिया, x प्लस 3 आया, यहाँ पे -i कॉमन लिया, x प्लस 3 आया, सेम हो गया, ये दोनों कॉमन लिया, x प्लस 3 आया, और ये वाला साथ में इधर और करके आंसर निकालेंगे। ठीक, इस तरह से बनता है। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट में बता सकते, मैं बना दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग and share my videos to other students.